So, hello everyone, I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इससे पहले हम लोग इकोलॉजी यूनिट पढ़ रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि इकोलॉजी यूनिट का जो आखिरी वाला चैप्टर है वो हमारा अभी भी बाकी है, वो मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और इसमें से जनरली आसान सवाल पूछा जाता है। और इसको अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से प्रिपेयर कर लो तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर होने वाला है। और इसको अगर आप अच्छे से रेडी कर लो तो आप इससे करीब एक या दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये जो चैप्टर है इसको पहले हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि चैप्टर का नाम क्या है, कि स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो पहले तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे जो फूड है इस फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट की ज़रूरत क्यों है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो फूड का जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ये सब चीज़ें जो एनहांसमेंट हो रहा है तो इसका ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो तब इंडिया का जो पॉपुलेशन था और अभी के इंडिया में जो पॉपुलेशन है, या फिर अगर आप इंडिया को छोड़ के भी अगर आप पूरे वर्ल्ड एस्पेक्ट में देखेंगे तो पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण आपका उस जो कंट्री है या फिर वो जो नेशन है उस नेशन का एक ये चीज़ है, उस नेशन को अब उस नेशन में जो पीपल रहते हैं उनका राइट टू जो फूड है उनको खाना मिलना चाहिए। तो डिफरेंट नेशन के डिफरेंट प्रायोरिटी होते हैं। जैसे कि इंडिया में जब इंडिपेंडेंट हुआ तब तो इंडिया में जो नेशन का प्रायोरिटी है कि पूरे जो पॉपुलेशन है सबको ढंग से उनको अच्छे न्यूट्रिशस फूड प्रोवाइड किया जाए। तो अभी भी इंडिया को अगर आप हंगर इंडेक्स में देखोगे तो काफ़ी पीछे ही चलता है। तो इंडिया में अभी भी ये प्रॉब्लम जारी है, लेकिन वो सब अलग चीज़ है। तो हमें ये समझ आया है कि जैसे जैसे वर्ल्ड में या फिर डिफरेंट कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ तो उसके साथ साथ जो है फूड प्रोडक्शन का भी इंक्रीमेंट करना पड़ा। क्यों इंक्रीमेंट करना पड़ा, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत कम पॉपुलेशन था। तो एक सर्टेन एरिया पे आप सोचिए कि किसी भी एक सर्टेन एरिया आपका लैंड है तो उसमें आप खेती बाड़ी करते हैं, आप फार्मिंग करते हैं। तो उसमें पहले क्या था कि उस फार्मिंग से आपका अगर एक्स अमाउंट ऑफ डिमांड था तो अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से उससे आपको 2x या फिर 3x निकालना पड़ेगा। तो आपके पास एरिया जो वर्ल्ड का जो एरिया है वो तो सेम है। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि अभी अर्बनाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारे जो एरिया है इलाका वो घट रहा है, आपका फार्मिंग इलाका घट रहा है, लेकिन आपका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो आपका इलाका घटता जा रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसके साथ आपको टैली रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट करना पड़ेगा। चाहे वो जेनेटिक हो सकता है, चाहे वो आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस है वो घटाना पड़ सकता है। आप कैसे भी करके जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को आपको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये हम चैप्टर पढ़ते हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर फूड एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो ये इस चैप्टर पे भी मैंने वही पिछले जो चैप्टर था उसी की तरह एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच से चलूँगा। और इसमें भी मैंने वही ऑलरेडी एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपका जिनको कि मैं जनरली हॉटस्पॉट कहता हूँ वो मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा है। और उनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार ये जो हमारा जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो एक बार पढ़ लेते हैं कि with ever increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase the food production. Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture technology are going to play a pivotal role in further enhancing the food production. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। तो हम लोग पहले जो जाएंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री में जो होता है कि आपका कुछ जो एनिमल है जो कि जिनको आप लाइव स्टॉक कह सकते हो, बफेलो हो सकते हैं, आपका पिग्स हो सकते हैं, आपका काउस हो सकते हैं, गोट्स हो सकते हैं। ऐसे भी बहुत तरीके के जो एनिमल हैं उनको एक सर्टेन इलाके में रखा जाता है और उनको पाला जाता है। उनको किस लिए पाला जाता है, वो हमारे फूड के लिए।
तो आप कह सकते हैं कि अगर आप गोट है तो अगर आप कार्निवोरस है तो आपको मटन तो पता होगा, या फिर हम जो चिकन वगैरह भी रख सकते हैं। ऐसे उनको तो पोल्ट्री कहते हैं, चिकन को आपको पता होगा कि चिकन जहाँ पे रखा जाता है, या फिर या आप मुर्गी कह सकते हैं, मुर्गी को जहाँ रखा जाता है तो उसको आप बेसिकली पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में होता है। तो ऐसे ही एनिमल्स को एक जगह पे रखा जाता है, तो वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, उनको पाला जाता है, उनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। लेकिन किस लिए? वो अल्टीमेटली हमारे फूड के लिए, वो किसी ना किसी तरीके से उनसे हम हमारे जो फूड है वो डिराइव करते हैं। तो यही बेसिकली आपका एनिमल हस्बेंड्री है। तो यहाँ पे भी आपका हाईलाइटेड जो पोर्शन है वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का ही डेफिनेशन दे रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स लाइक बफेलो, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट एट्सेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा कोई एनिमल नहीं रख सकते कि जिससे हम इंसान कोई बेनिफिट ना निकाल पाए। हम जनरली ऐसे ही एनिमल को एनिमल हस्बेंड्री में रखेंगे कि जिससे हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिल सकता है, कुछ ना कुछ फूड मिल सकता है, ऐसे चीज़ों को ही हम जनरली रखते हैं। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो पोल्ट्री फार्मिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। फिशरी में आपको तो पता है कि जो आपका एक्वाकल्चर है, उस एक्वाकल्चर में एक डिवीज़न है पीसी कल्चर। तो उस पीसी कल्चर को ही आप फिशरी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, स्पेसिफिकली आप फिश मानेंगे, तो उस फिश को रियर किया जाता है, फिर उसको कैच करके। तो बहुत सारे लोग जो जो बंगाली है उनको तो पता ही है कि हम लोग मछली खाते हैं, तो ऐसे आप इसको एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ कर सकते हैं। Fisheries include rearing, catching, selling, etc. of fish, mollusk and crustacean like prawns and crabs। तो ये हमें पता है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस आर इन प्रेजेंट इन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना तो आपको पता है कि चाइना अभी मोस्ट पॉपुलेटेड है, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो यहाँ पे पूरे जो वर्ल्ड है उसका 70% ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यहीं पे है। हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फार्मिंग पर्पस वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूसेस ओनली 25%। तो आपका जो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऐसे एनिमल हस्बेंड्री या फिर जो पोल्ट्री वगैरह जो फार्म है, तो उससे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो उसका 25% ही सिर्फ हमारे इंडिया और चाइना से जाता है। हालांकि आपका 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक कहाँ पे है? इंडिया और चाइना पे है। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि इसका प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इज़ वेरी लो, जिसको आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बहुत लो है। जैसे कि आप क्या है, कुछ लोग हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हैं? सिर्फ 4 घंटे। तो ये तो कोई काम का नहीं है। लेकिन कोई बंदा अगर 4 ही घंटा पढ़ रहा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ रहा है, तो वो उस पहले वाले बंदे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding care, newer technology also have been applied to achieve improvement in quality and productivity। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि अभी जो डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं, और उसको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ उतना खास है नहीं। जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट दिया है इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है कि इसको आप एक बार रीडिंग मार लो, उससे ज़्यादा इससे कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला लाइन आपके यहाँ पे नहीं है। मैं इसमें आपको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसको। हाँ, आप थोड़ा इसको पढ़ने में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आइडिया गेन करने के लिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं एक बार कुछ कुछ जो लाइन मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको बता दे रहा हूँ कि डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड ईट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये डेयरी का जो आपको डेफिनेशन दे रहा है, ये तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि डेयरी का डेफिनेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा कि कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन डेयरी। तो डेयरी में आपको क्या मिलेगा? आपको काऊ मिलेगा, आपको वहाँ पे बफेलो मिल सकता है, ऐसे ही कुछ मिलेगा। ज़्यादा डेयरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि डेयरी से हम क्या करते हैं, आप अगर काऊ है, काऊ से है तो आप बीफ मिल सकता है, काऊ का मीट जो है। और आपका वहाँ से
उसका जो एक्सक्रीटा है यानी काऊ डंग जो है उसको आप एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो काऊ का मिल्क है ये तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे इलाके में कंज्यूम किया जाता है, तो ये भी हमें मिलता है। तो स्पेसिफिकली आपका डेयरी में बफेलो काउज ये सभी मिलेगा। अच्छा, इसके बाद इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीजेज द यील्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो हम डेयरी में क्या करते हैं कि हम जो कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि मिल्क यील्डिंग जो है उसका क्वालिटी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कह दिया है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मिल्क हमें मिल रहा है अभी, तो जो जितने भी हमें हमारे डेयरी में जो काउज होते हैं वो नेचुरल काउज नहीं होते, वो जनरली हाइब्रिडाइज करके तैयार किया हुआ कोई हाइब्रिड काऊ होते हैं। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें हमें सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो मिल्क का जो क्वालिटी है या फिर मिल्क यील्ड का जो अमाउंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना अच्छा क्वालिटी का आपका ब्रीड होगा, यानी आपका जिन ब्रीड का आप हाइब्रिडाइज कराएंगे वो जितना बढ़िया क्वालिटी का होगा, जितना बेहतर उसका क्वालिटी होगा, तो उतना ही बेहतर आपका क्या होगा, मिल्क यील्ड हो जाएगा। आप सोचिए, आप ऐसा कुछ एक दो काऊ को हाइब्रिडाइज कर दिया जो कि पहला है कि जो कम खाना खाता है और दूसरा बहुत ज़्यादा मिल्क यील्ड करता है, उनको हाइब्रिडाइज करके आप ऐसा एक क्वालिटी बना लिए कि अच्छा ये एक ऐसा काऊ प्रोड्यूस हमारे लिए हो गया जो कि खाता कम है लेकिन दूध बहुत ज़्यादा देता है। तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है कि खाता भी कम है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और उसके साथ साथ क्या, मिल्क यील्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा, मैं ये एक हाइपोथेटिकल केस कह रहा हूँ लेकिन ऐसा ही जनरली होता है कि आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स के लिए जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो प्लांट वाले चैप्टर है, प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर है, वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ कल्टीवार्स जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद से चाहे तो रीडिंग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास एकदम ही नहीं है। इसको आप एक बार रीडिंग पढ़ लेना बस, इसके उसके बाद दोबारा इसको पढ़ के मत देखना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। इसके बाद है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो यहाँ पे भी ये बेसिकली आपका रीडिंग ही है, उतना कुछ खास पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक बार रीडिंग पढ़ लेना और पोल्ट्री का जो डेफिनेशन है, पोल्ट्री में क्या क्या रह सकता है, ये आपको याद रखना है कि पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल। तो ये फाउल मतलब यहाँ पे बर्ड्स या फिर पोल्ट्री बर्ड्स जो है उसको फाउल कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फाउल बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और देयर एग्स। तो यहाँ पे पोल्ट्री में आपको पता है कि आप तो जो एग है वो बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, जो नॉन वेज है वो लोग कंज्यूम करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने तो सुना है कि कुछ वेज लोग भी अंडे खाते हैं। तो अभी ये पोल्ट्री फार्मिंग में आपका मीट के लिए जो चिकन है, चिकन के लिए हमें मिलता है, रखा जाता है, और डक्स भी रखा जाता है उनका भी मीट के लिए, और उनका जो एग्स है उनको दिया जाता है। एंड समटाइम टर्की। तो टर्की भी एक काइंड ऑफ पोल्ट्री बर्ड है जिनका कि मीट कहीं किसी किसी जगह पे कंज्यूम किया जाता है। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड, बट इन अ मोर जनरल सेंस इट मे रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। तो आपका यहाँ पे पोल्ट्री मतलब क्या है? पोल्ट्री मतलब यहाँ पे जनरली आपका क्या होता है, चिकन मीट या फिर जो आपका डक मीट है यही समझा जाता है, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो पोल्ट्री का मीट मतलब आप किसी भी बर्ड का मीट आप कह सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि as in dairy farming, selection of disease-free and suitable breed, proper and safe farm condition, proper feed and water and hygiene and health care are important components of poultry farm management। तो ये बेसिकली रीडिंग वाला ही चीज़ है कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखना है कि प्रॉपर उनको खाना पीना देना है, वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन रहना चाहिए, क्योंकि अगर हाइजीनिक कंडीशन ना हो तो आप सोचिए कि किसी पोल्ट्री में किसी डिजीज़ हो गया, तो ऐसे कभी कभी तो देखा भी गया है कि ऐसे पोल्ट्री में डिजीज़ हो गया तो तब आप देखना कि वो जो चिकन है उसका जो प्राइस है वो बहुत घट जाता है, क्योंकि कुछ डिजीज़ वगैरह उसमें स्प्रेड हो गया और वो ह्यूमन में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी पार्ट
एकदम ही रीडिंग वाला है। इसमें कुछ ये एक इमेज दिया हुआ है, ये शायद साहीवाल एक या फिर ऐसा ही कुछ जर्सी जो काऊ है उस जर्सी काऊ का यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। तो इसको भी आपको जस्ट देख के रखना है, क्योंकि इस डायग्राम से तो आपको बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आपको ऐसे गाय का इमेज दिखेगी कि आइडेंटिफाई इट, ऐसा कभी भी पूछने नहीं वाला है। तो ये बस आप एक बार रीडिंग पढ़ लेना। इसके बाद जो चीज़ आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग में आपको यहाँ पे ब्रीड का डेफिनेशन समझाएगा कि और कैसे कैसे ब्रीडिंग हो सकता है, कैसे आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो एनिमल ब्रीडिंग में क्या है कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, हमें पता है। Animal breeding aims at increasing the yield of animal and improving the desirable quality of the product or desirable qualities of the produce। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि एनिमल ब्रीडिंग का हमारा मेन एम क्या है कि जो एनिमल है उसको ब्रीड करके ऐसा कुछ बनाओ कि वो उसका क्वालिटी ही इम्प्रूव कर जाए हमारे। और क्वालिटी कैसा इंप्रूव कर जाए, कोई ऐसा बुरा क्वालिटी नहीं, जो क्वालिटी हमें अच्छा लगता है। हाँ, वो हो सकता है कि उसके लिए वो बुरा हो, लेकिन जो हमें डिज़ायरेबल क्वालिटी है वो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो यही बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री जो है उसका मेन एम है। तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो इसके मैं कुछ कर नहीं सका, तो आपको थोड़ा इसमें बियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। तो ब्रीड क्या चीज़ है इसके बारे में हमें यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे जो लाइंस होते हैं ना कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ही उसको क्वेश्चन मार्क देके क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको आंसर दे रहा है। तो इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की चांसेस कितने हैं, बोलिए 100% है। तो क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाई descent and similar in most of the characters like general appearances, features, size, configuration etc. are said to belong same breed। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ब्रीड बेसिकली जो सेम स्पीसीज ऐसा ही कुछ बात कर रहा है, कि जो कि जनरल अपीयरेंसेस जो है सिमिलर हो, तो वो तो जनरली एक स्पीसीज़ में ही आप अगर मुर्गा के साथ अगर आप कोई डक देखोगे तो उसका तो उतना सिमिलरिटी नहीं होगा साइज़ में, लेकिन दो डिफरेंट ब्रीड का जो हेन होगा तो उसमें आपका सिमिलरिटी मिल जाएगा। और उसका फीचर भी करीब करीब सिमिलर हो, साइज़ भी सिमिलर हो। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दे आर रिलेटेड बाई डिसेंट, यानी सेम कॉमन डिसेंट से आया है, यानी आपका कॉमन फैमिली का मेंबर है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं, ब्रीड कहते हैं। अब यह जो ब्रीड हमने समझा उस ब्रीड के थ्रू ही हम डिफरेंट जो ब्रीड है उनमें जो ब्रीडिंग करवा पाते हैं उसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। इन ब्रीडिंग हमें पता है, आउट ब्रीडिंग भी हमें पता है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड इट इज़ कॉल्ड इन ब्रीडिंग। अरे ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि इन मतलब तो विद इन मतलब विद इन आप समझ सकते हो, विद इन। तो सेम ब्रीड के विद इन आपका अगर ब्रीड हो रहा है तो वहाँ पे इन ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग मतलब वो डिफरेंट ब्रीड के बीच ब्रीडिंग हो रहा है तो उसको आप आउट ब्रीडिंग कह सकते हो। तो इसके बाद जो इनब्रीडिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनब्रीडिंग आप ऐसा नहीं है कि सेम ब्रीड में उनको ब्रीड करवा दिया तो ही इनब्रीडिंग है, लेकिन उस सेम ब्रीड का कंडीशन क्या है, उसमें जो इंडिविजुअल है उसको 4 से 6 जनरेशन के लिए सेम ब्रीड में रहना पड़ेगा। वही तो कह रहा है कि रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो 4 से 6 जनरेशन के लिए उनको सेम ब्रीड में रहना पड़ेगा, तभी अगर आप उनके बीच अगर ब्रीड करवा रहे हो तो आप उसको क्या कह सकते हो, आप उसको कह सकते हो कि इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी एज फॉलोज। तो इनब्रीडिंग का स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे बता दिया। तो प्रोसेस जो आप कह सकते हैं इसको आपको रीडिंग करना है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या करता है कि एक किसी एक ब्रीड से सुपीरियर मेल उठा लिया, किसी एक ब्रीड से सुपीरियर फीमेल उठा लिया, किसी एक ब्रीड से नहीं सेम ब्रीड से, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना कि सेम ब्रीड से एक सुपीरियर मेल उठा लिया, सेम ब्रीड से एक सुपीरियर फीमेल उठा लिया और उनको मेट करवाया गया। और अगर मेट करवाया गया तो उससे जो प्रोजेनीज आया तो वो सुपीरियर प्रोजेनी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे इनब्रीडिंग कर सकते हो। अच्छा, ए सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल
इज द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। तो यहाँ पे आपको जो सुपीरियरिटी, यहाँ पे किस चीज़ पे सुपीरियर होना है ये आपको बता रहा है कि हम जब एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सुपीरियरिटी मतलब क्या, अगर सुपीरियर फीमेल है तो उसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। On the other hand, a superior male is the bull which gives rise to superior progeny as compared to those of other male। तो जो मेल होगा उसका बेसिकली जो क्या है, उसका प्रोजेनी, जो सुपीरियर प्रोजेनी जन्म देने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यही बेसिकली यहाँ पे सुपीरियरिटी है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट का क्या होता है, एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि होमोजाइगोसिटी, हम लोगों का एक जनरल आइडिया जो होता है कि होमोजाइगोसिटी मतलब ये बहुत बुरा है। तो ये चीज़ से आपको बच के रहना होगा कि आपको ऐसा कोई जनरलाइज जो आइडिया होते हैं ना, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। कोई ऐसा जनरलाइज आइडिया मत क्रिएट कीजिए कि हाँ ये होमोजाइगोसिटी मतलब ही बुरा है। हाँ, अगर क्लोज्ड इनब्रीडिंग होगा तो वो बुरा होगा, लेकिन इनब्रीडिंग मतलब ही बुरा है ऐसा आइडिया बिल्कुल मत क्रिएट करना, क्योंकि इससे यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से आई थिंक 2019 या फिर 2020 में क्वेश्चन बना था जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना था। उसमें आपका ये जो इनब्रीडिंग का जो जनरलाइज आइडिया होता है ना, जो आप लोग गलत सोचते हो, तो उसको एकदम ब्रेक किया गया था। उसमें क्या, उसमें ऐसा बोला गया था कि आप लोग जैसा सोचते हो कि इनब्रीडिंग मतलब बुरा, तो उसमें भी बुरा बोल दिया था और एक और गलत स्टेटमेंट दे दिया था, और पहले ही वाले पे वो इनब्रीडिंग बुरा है ऐसा स्टेटमेंट दिया था और ज़्यादातर लोगों ने उसी को करेक्ट आंसर मान लिया था, लेकिन वो नहीं है। आपको ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जहाँ पे इनब्रीडिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगा तब तो इनब्रीडिंग अच्छा है। हाँ, अगर आप कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इनब्रीडिंग कर रहे हो तब वो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डबल स्टार मार्क कर लिया है, और ये एक हॉटस्पॉट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसको आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये तो क्लियर है कि जब आप इनब्रीडिंग करते हैं तो उसमें आपको हेटेरोजाइगोसिटी यानी जो वेरिएशन है उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, उसमें होमोजाइगोसिटी होता है। तो इसके बाद 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि दास इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन ऑफ एन एनिमल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह दिया है कि अगर आप प्योर लाइन, होमोजाइगस प्योर लाइन अगर आप इवॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या, होमोजाइगसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोचिए कि आप किसी सुपीरियर ब्रीड के थ्रू आप एक ऐसा ब्रीड बना लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। अब आप क्या चाहेंगे कि उसमें कुछ आप वेरिएशन ऐड करें। अगर वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है तो आप तो कुछ चाहेंगे कि चलो इसको ही आप बनाते जाओ, उसको ही छापते जाओ, तो उसको ही उसका ही कॉपी बनाते जाओ, तभी तो आपका वो बहुत ही ज़्यादा जो हाई यील्ड जो चीज़ है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचिए उसमें भी अगर आप वेरिएशन डालने गए और ऐसा हो गया कि आप अच्छा वेरिएशन डालने गए थे लेकिन उसमें कुछ बुरा आ गया, तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आप इसीलिए आपका जो होमोजाइगस प्योर लाइन जब आपको इवॉल्व करना है तो उसके लिए इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कह दिया है यहाँ पे, जो इनब्रीडिंग किस किस चीज़ के लिए अच्छा है वो यहाँ पे कह रहा है कि इनब्रीडिंग क्या है, जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं उनको एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो होमोजाइगस होगा तो इसमें उसको एक्सपोज कर देगा, और एक्सपोज करने के बाद हम उसको सिलेक्शन के थ्रू एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है अभी भी कि इनब्रीडिंग बहुत बुरा है? कैसे बुरा है, वो तो हमें अल्टीमेटली हेल्प ही कर रहा है। थर्ड जो पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। तो ये तो एकदम बम फोड़ने वाला पॉइंट है कि बहुत लोगों को ये लाइन कभी भी दिखा ही नहीं होगा कि इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। अरे भाई, ये तो हमारा जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है उसका एकदम उल्टा कह रहा है कि हमें लगता है कि इनब्रीडिंग बहुत बुरा है, और ये उल्टा वहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन में हेल्प करता है और एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन में भी हेल्प करता है। तो ये तो अल्टीमेटली हमारा फ्रेंड हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कि कभी कभी हो सकता है हाँ वो बुरा हो जाए, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट में वो अच्छा भी हो सकता है। ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो लेकिन आप स्पोर्ट्स में उससे कितने अच्छे हो, आप तो अच्छे नहीं हो। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी किसी किसी रेस्पेक्ट में वो बुरा है, लेकिन बहुत सारे अलग रेस्पेक्ट है जिसमें वो आपसे अच्छा है।
हाउएवर, तो ये लाइन भी यहाँ पे कह रहा है, जो फोर्थ जो पॉइंट है, यही यही लाइन आप लोग पढ़ते हो और आप कंफ्यूज करते हो। यही लाइन आप लोग जनरली देख के बोलते हो कि अरे यार होमोजाइगोसिटी कैसे ये अच्छा कर सकता है। वही कह रहा है कि हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज्ड इनब्रीडिंग, यूजुअली रिड्यूसेस द फर्टिलिटी, इवन द प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाला है कि कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग, आपका कॉन्टिन्यूड वही सेम ब्रीड में ब्रीडिंग करवाए जा रहे हो, जैसे कि आपको कोई एक काम आपको करवाया जा रहा है तो आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको वो बुरा लगने लगेगा। वैसा ही यहाँ पे है, आप एक दो बार इनब्रीडिंग कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग कर रहे हो तो आपका वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, और इससे आपका क्या होता है, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, whenever this becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animal of the same breed. This usually helps in restoring the fertility and yield. तो ये मैं पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है कि इसको आप आउट क्रॉसिंग कहते हैं। जनरली आउट ब्रीडिंग जो होते हैं, आउट ब्रीडिंग का तीन डिफरेंट पार्ट होते हैं। आपका आउट क्रॉसिंग हो सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो इन जो तीन पार्ट्स हैं, इसमें अगर कभी भी अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आउट क्रॉसिंग आपका सबसे बेस्ट जो मेथड है, जो आपका प्रोडक्टिविटी फिर से पहले की तरह बढ़ा सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आउट ब्रीडिंग में। तो आउट ब्रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आउट ब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल। अनरिलेटेड चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इन ब्रीडिंग में क्या था, रिलेटेड एनिमल्स था सेम ब्रीड में। यहाँ पे क्या है, अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो ये एक छोटा सा एक ट्विस्टेड पॉइंट दिया है कि आपका ये आउटब्रीडिंग सेम ब्रीड में भी हो सकता है, लेकिन हाँ, उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर या फिर कॉमन डिसेंट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, जी हाँ। ये तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, वो सेम ब्रीड में होना चाहिए और 4 से 6 जनरेशन तक उनका सेम डिसेंट होना चाहिए, तभी वो इन ब्रीडिंग होगा। लेकिन आउट ब्रीडिंग के लिए आपका हो सकता है कि वो सेम ब्रीड में हो, लेकिन अगर 4 से 6 जनरेशन तक उनका कॉमन एंसेस्टर ना हो तो आप उसको इन ब्रीडिंग नहीं, आउट ब्रीडिंग कह सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जामिनर होता तो आपसे एक ऐसा सवाल पूछ लेता कि सोचो कि एक्स एंड वाई के बीच में हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे। एक्स और वाई दोनों ही सेम ब्रीड में है, लेकिन उनमें 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो आप इस ब्रीडिंग को क्या कहोगे। बहुत सारे लोग वो सेम ब्रीड देखेंगे और सेम ब्रीड थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, और पहला ही ऑप्शन पे हम क्या डाल देंगे, पहले ही ऑप्शन पे हम डाल देंगे कि ये इन ब्रीडिंग, और बहुत सारे बच्चे वो इन ब्रीडिंग डाल देंगे, लेकिन वो जो 4 से 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर नहीं है उसको पढ़ेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कम से कम ये गलती, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ये लेक्चर देख रहे हो तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो 3 टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग है हमारे सिलेबस में, वो हमें बता दिया। तो पहला जो चीज़ है वो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो यहाँ पे जो आउट ब्रीडिंग है उसी की तरह डेफिनेशन है कि सेम ब्रीड में हो सकता है, लेकिन उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं रहना चाहिए, तभी आप उसको आउट क्रॉसिंग कह सकते हैं। और यही आउट क्रॉसिंग पे एक जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो जिस जो ब्रीड है, जिस ब्रीड में या फिर जिस कैटल में मिल्क प्रोडक्शन बिलो एवरेज है, ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, तो उसमें एक सिंगल आउट क्रॉस कैन ऑफन हेल्प टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया तो उसको अगर आप आउट क्रॉस करवाओगे, एक सिंगल आउट क्रॉस करवाओगे, तो ही उसमें प्रोडक्टिविटी वापस पहले जैसा हो जाने की पूरी संभावना है। तो ये एक हॉटस्पॉट लाइन आपका है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे कि आई थिंक 2021 पे ही क्वेश्चन आया था और आगे भी क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है, इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। तो यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट ब्रीड है। आपका जो आउट क्रॉसिंग जो था उसमें क्या था, सेम ब्रीड था। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, डिफरेंट ब्रीड है। एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल जो है डिफरेंट ब्रीड का है, उनके बीच में हाइब्रिडाइज करवा रहे हो तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग कह सकते हो। तो इसको मैं ऐसे याद रखता था कि क्रॉस ब्रीडिंग कह रहा है, मतलब जो ब्रीडिंग है
उसमें क्रॉस है मतलब क्या, क्रॉस अगर आप एक्स साइन जो है उसको क्रॉस की तरफ समझ सकते हो, तो अगर क्रॉस हो रहा है तो वो डिफरेंट ब्रीड का है। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डिफरेंट ब्रीडिंग, क्रॉस मतलब मैं डिफरेंट समझ सकता था, समझ लेता था। तो इसमें डिफरेंट ब्रीड का जो है हाइब्रिडाइज किया जाता था। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कॉम्बाइंड इन ए सिंगल प्रोजेनी। तो आपका जो है प्रोजेनी में दोनों ही जो आपका सुपीरियर ब्रीड है, उस सुपीरियर ब्रीड में जो जो क्वालिटी है, जो जो अच्छे अच्छे क्वालिटी है, वो एक्यूमुलेट करके एक सिंगल प्रोजेनी या फिर सिंगल जनरेशन में आप ला सकते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ है थोड़ा रीडिंग वाला है, वो आप खुद पढ़ लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस पैराग्राफ पे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हिस्सा डाले, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि वो कहाँ पे बना था, किस किस के बीच में क्रॉस करने पे बना था। तो क्या कह रहा है कि हिसरडाले इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। ये किसका ब्रीड है ये भी आपको याद रखना है कि आपको ऐसा एक दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हिसरडाले इज़ अ ब्रीड ऑफ काउ, ट्रू और फॉल्स। तो आपको अगर आपको पता है शीप, तो ये आपके लिए 2 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। तो हिसरडाले इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब। ये भी आपको याद रखना है कि ये पंजाब में बना था बाई क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मेरिनो डैम्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि बीकानेरी यूज एंड मेरिनो डैम्स, ये जो है ये दोनों के बीच में क्रॉस करके आपका क्या बना था, हिसरडाले, जो कि आपका शीप है। और जनरली मुझे ये पता है कि, और आपको भी अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप पता चल जाएगा, इस शीप में जो आपका उस शीप का जो फाड़ है, यानी जो उससे जनरली ऊल बनते हैं, उलन जो चीज़ है, अगर आप इस ठंड के मौसम पे पढ़ते हैं तो वो जो ऊल बनते हैं उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद हमारा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। तो दो डिफरेंट स्पीसीज का जो रिलेटेड मेल एंड फीमेल है उनको मेट किया जाता है। एंड इन सम केसेस द प्रोजेनी मे कॉम्बाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट। तो यहाँ पे एक चांसेस है कि इट मे कॉम्बाइन द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि है म्यूल। तो म्यूल आप लोगों को पता है कि आपका जो घोड़ा है और गधा है, उस दोनों को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये जनरली बनते हैं। तो फिलहाल के लेक्चर के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा। अगले लेक्चर पे यहाँ पे जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।